वेलकम यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो है कि प्रोनाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन। इसका एक प्रीवियस वीडियो जो है कि अपलोड हो चुका है यूट्यूब के चैनल पे मेरे, और यह जो है कि सेकेंड पार्ट होगा। और इस वीडियो में प्रोनाउन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है गाइस, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है, इसमें ध्यान क्या देना है हमें कि यह जो है इससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या संख्या का बोध नहीं होता है। कोई भी आप प्रोनाउन ले लो जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, या फिर आप कह लो कि संख्या का बोध न हो, दैट इज आवर इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके देखे जाए तो जनरली दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट को हम लिविंग में ले सकते हैं, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन के, और दूसरे पार्ट को हम लेते हैं नॉन लिविंग में। पार्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि सही रहेगा समझने में। दूसरा पार्ट जो हो जाएगा हमारा नॉन लिविंग का हो जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया हमारा, एक तरफ हो गया लिविंग और दूसरी तरफ हमारा हो गया नॉन लिविंग। अब लिविंग में जो आता है वो क्या आता है मैं आपको बता दूं। लिविंग में आता है समबडी, someone, everyone, anyone, no one, और भी इसमें आता है, और एक लास्ट में हम वन लिख लेते हैं। इसमें हमें क्या समझना है पहले मैं बताता हूं। पहले नॉन लिविंग का लिस्ट लिख लेते हैं। इसमें आपका आ जाएगा समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग इत्यादि। तो आप ये समझ लो ना कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसका हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि somebody has stolen my car, किसी ने मेरा कार चुरा लिया, तो किसी ने, तो उससे तो ना तो किसी व्यक्ति का बोध होगा कि किसने, भाई कौन था, कितने थे, कहां से था, कुछ भी हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो उस प्रकार के प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है। कुछ मतलब क्या गलत है भाई, हमारा थ्योरी गलत है या फिर आपकी आइडिया गलत है, तो इससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है। वही क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जब ये सिंगुलर होते हैं ना इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, या तो सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे या फिर क्या करेंगे, ये ले सकते हैं आपके सिंगुलर वर्ब। मतलब जब भी लेंगे इनके साथ जो भी पार्ट्स जुड़ेगा वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा या सिंगुलर वर्ब होगा। अब चूंकि ये लिविंग है तो इनके साथ हम ही का यूज कर सकते हैं, या हिज का यूज कर सकते हैं, या हिमसेल्फ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हिमसेल्फ का यूज कर सकते हैं। इनके साथ हम क्या नहीं यूज कर सकते, तो दे का यूज नहीं कर सकते हैं, दियर का यूज नहीं कर सकते हैं, और देमसेल्व्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनका यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वन के लिए क्या होता है कि वन के लिए एक स्पेशल चीज आती है। वन के साथ हमेशा क्या आता है, वंस आता है। आप ध्यान देंगे कि वन के साथ हमेशा क्या आएगा, वंस आएगा, और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो वन के साथ वंस आता है। तो ये तो आपने जान लिया कि जो लिविंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है उनके साथ हम ही, हिज या हिमसेल्फ आवश्यकता पड़ने पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग है इनके साथ या तो हम प्रोनाउन के रूप में इट, या इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हम क्या यूज करते हैं, इटसेल्फ यूज करते हैं। तो ये रहा आपका लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस और इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में कुछ जानकारी। अब इससे हम कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए एवरीवन हैव डन देयर वर्क, और मैं कहूं कि सेंटेंस में कहां कहां गलत है, तो देयर आर टू प्लेस, दो ऐसे स्थान है जहां पे गलती दी गई है, एक हैव की जगह और एक देयर की जगह। कैसे, एवरीवन जो है कि सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज यूज करेंगे, और जो प्रोनाउन इसके साथ यूज होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए, हिज। उसी प्रकार अगर नॉन लिविंग की बात करें तो अगर मैं कहूं समथिंग इज हैपनिंग हिमसेल्फ, अब आप आसानी से पकड़ लो गलती क्या है इसमें। समथिंग इज हैपनिंग हिमसेल्फ में गलती क्या है कि आप देखो हिमसेल्फ लगा दिए, जबकि समथिंग के साथ इज आया है, ये तो सही है। और समथिंग नॉन लिविंग में आता है तो यहाँ पे हिमसेल्फ की जगह पे क्या होना चाहिए था, इटसेल्फ होना चाहिए था। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो है कि मेंशन मैंने पहले पार्ट में कर भी दिया है। इसमें एक प्रकार का और वन से क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में वन आता है तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा वंस होगा। जैसे वन शुड डू हिज ड्यूटी,
ठीक है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो आप देखो वन के साथ आपने क्या यूज कर दिया है, हिज यूज कर दिया है, जो कि क्या होगा आपका टोटली रॉन्ग होगा। तो वन के साथ यहाँ पे सही क्या होगा, वंस। वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो ध्यान रखें कभी भी आपके एग्जाम में या फिर किसी भी सेंटेंस में वन दिखाई देता है तो उससे रिलेटेड प्रोनाउन जो होगा वंस ही होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो है कि इसमें हम रूल सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इस वीडियो का जो रूल सेकंड है उसको हम देखते हैं। देखिए इसमें जो है अगर आप प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वैसे तो इसका हिंदी होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम, लेकिन आसान भाषा में अगर हम देखें तो इसका हिंदी होगा अलगाव, अलगाववाचक सर्वनाम, अलगाववाचक सर्वनाम। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है, जो अलगाववाचक क्या होता है, सर्वनाम होता है, ये क्या होता है, तो अलगाव का मतलब आप समझ रहे हैं बंटवारा, जो कि कुछ समूह को क्या करे, अलग अलग कर दे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बॉयज, तो बॉयज के साथ आप क्या यूज करोगे, हैज या हैव में से मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर बॉयज के साथ हैज या हैव में से यूज करना होगा तो आप जनरली हैव यूज करोगे, बॉयज हैव। लेकिन अगर मैं इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में आता क्या है, देख लो, ईच आता है, एवरी आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है, ठीक है, और आता है, नॉर आता है। ठीक है, तो ये आपके जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अब जैसे कि ये संज्ञा क्या थी, प्लुरल थी, अब मैंने इसमें इच ऑफ जोड़ दिया और ये बना दिया मैंने आपको इच ऑफ बॉयज। तो अब आप जहां पे हैड यूज कर रहे थे और हैज गलत हो जा रहा था, वहां पे अब आपका हैज सही हो जाएगा और हैव गलत हो जाएगा इच ऑफ के जुड़ने से। कैसे ऐसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो हम इसको समझते हैं। जैसे था कि बॉयज हैव, लड़कों के पास है, लेकिन अगर कहा जाए कि इच ऑफ बॉयज, मतलब प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब ये जितने भी लड़के समूह में थे, ग्रुप में थे, उनको अलग अलग करके एक एक कर दिया गया है, जिसका हिंदी निकल रहा है प्रत्येक। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हैज यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी प्लुरल, जब भी कोई सब्जेक्ट आपका क्या हो, प्लुरल हो, और उसके साथ कोई क्या आ जाए, उसके साथ कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ जाए, तो इस कंडीशन में इस के साथ क्या यूज होगा, तो सिमिलर वर्ब का यूज होगा, ध्यान दें। और इसमें जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए, वो प्रोनाउन भी होना चाहिए सिमिलर। ठीक, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि अगर मैं कह दूं आइदर, आइदर का हिंदी क्या होता है, दो में से एक। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट्स इज गुड। अब यहां पे आप देख लो, चूंकि यहाँ पे टू स्टूडेंट्स आया है फिर भी आपने इज का यूज किया, कारण क्या था कि इसके साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जुड़ा हुआ है, जिसका हिंदी होगा दो में से। यहाँ पे टू हटा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज गुड, मतलब यहाँ पे आइदर का मतलब हो जाएगा दो में से कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जो अच्छा है। अब नाइदर की बात कर लेते हैं। नाइदर, नाइदर ऑफ द सिस्टर्स आर इज अ डॉक्टर। अब आप बताओ कि यहाँ पे नाइदर ऑफ द सिस्टर्स, देख रहे हो आप, नाइदर ऑफ द सिस्टर्स के साथ दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, इज आर। आप किसको चूज करोगे, चूंकि ये सिस्टर्स है लेकिन इस सिस्टर के साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐड हुआ है तो हम इसको यूज करेंगे, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नाइदर का हिंदी क्या होता है, दो में से एक। यहाँ पे नॉन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाइदर और नॉन के डिफरेंस को जानना। ये आता है दो के लिए, नाइदर आता है दो के लिए, और नॉन आता है दो प्लस, प्लस दो के लिए, मतलब दो से अधिक के लिए। मतलब अगर आपको कहना होगा कि दो में से कोई एक भी नहीं है तो नाइदर का यूज करोगे, और अगर कहना होगा दो से अधिक, जैसे कि तीन में से कोई एक भी लड़का अच्छा नहीं है या चार में से कोई एक भी लड़का अच्छा नहीं है, तो प्लस टू के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, नॉन ऑफ द टू ब्रदर्स इज आर, जो भी आगे कुछ कर लेते हैं। तो नॉन लगा हुआ है और यहाँ पे टू ब्रदर आया है, तो आप तो इज यूज करोगे, वो तो अलग बात है, लेकिन ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों, क्योंकि नॉन का यूज तो आपने किसके लिए पढ़ा है, दो से अधिक के लिए पढ़ा है। यानी कि जब यहाँ पे हमारा टू की जगह पे क्या हो जाता, थ्री हो जाता, तो हम यहाँ पे नॉन का यूज करेंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ लीजिए, अगर दिया होगा आपका नाइदर ऑफ द फोर प्लेयर्स was playing well। अब इस सिचुएशन में आप देखो यहाँ पे फोर प्लेयर्स हैं, जबकि नाइदर का प्रयोग आपने पढ़ा है कि दो के लिए होता है, नॉन का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। तो आप बताओ कि यहाँ पे नाइदर करें कि नॉन करें।
ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर नॉन कर दीजिए, तो ध्यान रखें नॉन और नाइदर में डिफरेंस क्या होता है। नाइदर का जो प्रयोग होता है वो दो में से किसी एक के लिए होता है, जबकि नॉन का प्रयोग दो से अधिक कोई संख्या है 3 4 5 6 7 और उसमें से किसी एक की बात हो रही है नेगेटिव सेंस में, तो हम वहां पे नॉन का प्रयोग करते हैं। सो दिस इज डिफरेंस ऑफ नाइदर एंड नॉन। और ये जो है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है अलगाववाचक सर्वनाम, उसका ये जो कि मेथड था, कुछ एग्जांपल्स थे उसके। ओके, अब नेक्स्ट रूल में हम चलते हैं। यहां से हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमें ये रूल जानना है कि अगर आपको दो वर्ड दिखाई देता है, इन्फैंट और बेबी, ठीक है, इन्फैंट मतलब शिशु और बेबी मतलब बच्चा, तो ये वे दो नाउन होते हैं जिसके मेल और फीमेल होने का काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आप देखकर बता सकते हो कि जो इन्फैंट है या जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, जब हमें पता ना हो, आइडिया ना हो कि ये मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, तो इसके लिए प्रोनाउन जो है कि इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग आप करेंगे। जबकि आप जानते हैं कि किसके लिए होता है इट का प्रयोग, या इट से संबंधित जितने भी क्या प्रोनाउन है उनका प्रयोग हम करते हैं नॉन लिविंग के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ इन्फैंट और बेबी के लिविंग होते हुए भी हम इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनका जेंडर फाइंड करना, इनका क्या होता है जेंडर फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्ट होता है। तो जब भी इन्फैंट या बेबी का बात हो और उसके साथ कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो इट, इट्स या इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस हम यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं द बेबी वॉज क्राइंग हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ठीक है, तो आप कहोगे सर द बेबी वाज क्राइंग हिमसेल्फ या हरसेल्फ, दोनों गलत है, क्योंकि बेबी का जेंडर फाइंड करना डिफिकल्ट होता है, तो ना तो हिमसेल्फ ना तो हरसेल्फ, यहाँ पे क्या सही होगा इट सेल्फ, द बेबी वाज क्राइंग इटसेल्फ। उसी प्रकार इन्फैंट से संबंधित कोई अगर प्रोनाउन यूज करना हो तो वहां पे भी आप इट, इट्स या इटसेल्फ का प्रयोग करें, क्योंकि इनका जेंडर फाइंड करना क्या होता है डिफिकल्ट होता है। कभी कभी चाइल्ड के लिए भी हम ये काम कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट रूल में हम पढ़ेंगे एक प्रोनाउन होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। ऐसा कि वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स होते हैं उसको बता दूंगा ट्रिक के साथ, आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। एक प्रोनाउन होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है पारस्परिक, पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक है, पारस्परिक। इसमें दो ही प्रोनाउन आता है, आपने पढ़ा भी होगा, ईच अदर और एक होता है वन अनदर। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम रेसिप्रोकल में दो हमें ध्यान से पढ़ना है, एक हो गया आपका क्या तो ईच अदर और दूसरा क्या हो गया वन अनदर। इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इन दोनों की हिंदी होती है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए, मतलब ईच अदर का भी प्रयोग एक दूसरे के लिए होता है और वन अदर का भी प्रयोग एक दूसरे के लिए होता है। ध्यान ये देना है कि जो ईच अदर होता है वो दो व्यक्तियों के लिए आता है, जबकि वन अनदर प्लस टू यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आता है। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम लव्स, आपको ऑप्शन मिल जाता है ईच अदर और वन अनदर। आप किस पे जाओगे, ईच अदर पे जाओगे या वन अदर पे जाओगे? आप नंबर काउंट कर लो कितने हैं, राम और श्याम कितने हैं दो हैं, तो आप किस पे जाओगे ईच अदर पे, वन अदर गलत हो जाएगा। या फिर आप ले लो द पीपल ऑफ इंडिया लव, यहां पे भी आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक मिल रहा है ईच अदर और दूसरा मिल रहा है वन अनदर। अब मैं पूछूंगा कि आप किस पे जाओगे, तो आप वन अनदर पे जाओगे, क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पे लोग क्या बहुत ज्यादा हैं, दो से अधिक क्या लाखों से अधिक है, करोड़ों से अधिक है, तो यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया लव ईच अदर, तो ईच अदर गलत हो जाएगा, वन अदर हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम था, इसमें दो प्रोनाउन मेनली आता है ईच अदर और वन अनदर, जिसमें ये डिफरेंस होता है कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। इन दोनों की हिंदी होती है एक दूसरे के लिए। एग्जाम्पल आपके सामने है। अगला रूल है कि अगर आपको कहीं सेंटेंस में ऑल, एनी, नथिंग, नॉन या ओनली दिखाई दे, तो इसके साथ या इसके बाद जो है कि उस सेंटेंस में जो है दैट आएगा, दैट सही होगा, और उस सेंटेंस में अगर आपने विच यूज किया गलत हो जाएगा, या विच पहले से यूज किया होगा तो गलती वहीं पे है। एग्जाम्पल समझते हैं
कि ऑल एनी नथिंग नॉन ओनली के बाद आपको सेंटेंस में दैट यूज करना है, और वो दैट उसके ठीक बाद नहीं आ सकता, उसके एक शब्द या दो शब्द के बाद भी आ सकता है, लेकिन दैट ही आएगा, विच गलत हो जाएगा, या फिर और भी कोई प्रोनाउन यूज करेंगे आप तो गलत हो जाएगा। जैसे कि एक कहावत है फेमस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हिंदी आपको बता दूं, ऑल दैट ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, इसका हिंदी होता है हर चमकने वाली वस्तु क्या नहीं होती, सोना नहीं होती। तो ऑल के ठीक बाद क्या आ गया, दैट आ गया। तो अगर दैट की जगह विच होता तो सेंटेंस एक पे गलत हो जाता। चलिए इसमें बताइए क्या गलती है। देयर इज नथिंग विच अट्रैक्ट्स कर देते हैं, अट्रैक्ट्स मी। देयर इज नथिंग विच अट्रैक्ट्स मी, सेंटेंस आपका यहाँ पे गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि नथिंग के बाद आपने क्या यूज किया है, विच यूज किया हुआ है, जो कि होना क्या चाहिए था, दैट होना चाहिए था। तो कभी भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऑल एनी नथिंग नॉन ओनली दैट, सॉरी ओनली के बाद अगर कोई आप कंजक्शन यूज कर रहे हो तो वो दैट होना चाहिए, विच नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनरली विच देता है, जहां पे आपकी गलती होती है उसको दैट लगा करके हम सही कर सकते हैं। तो ये रूल ऐसे था, इसमें कुछ खास नियम नहीं था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट जो रूल है हमारा, नेक्स्ट रूल में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कुछ जानकारियां लेनी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आपको अच्छे से पहले वीडियो में, प्रोनाउन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें काफी मेंशन किया गया था अच्छे से कि कैसे इनका प्रयोग होता है और कहाँ होता है। लेकिन आगे इसमें एक रूल मिलता है। रूल क्या कह रहा है कि अगर आपको वर्ब के रूप में अवेल, इंजॉय, प्राइड, अब्सेंट, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी तमाम है, लेकिन ये चार इंपॉर्टेंट है, चार पांच इंपॉर्टेंट है। तो अवेल, इंजॉय, प्राइड, अब्सेंट अगर वर्ब के रूप में ये मिल जाते हैं तो इनके जस्ट बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना ही करना है, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है कब, जब ये आपको मिल जाते हैं सेंटेंस में। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। जैसे कि अगर मैं लिख दूं you should avail this chance, इसका मतलब होगा तुम्हें इस लाभ का, इस मौके का लाभ लेना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। तो सेंटेंस गलत हो रहा है, क्योंकि अवेल के बाद अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, योर सेल्फ या योर सेल्फ में से कोई एक होना चाहिए था। उसी प्रकार अगर इंजॉय की बात करें तो दे इंजॉयड इन द पार्टी, ये सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि इंजॉयड के बाद सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग आप दे का देख लो क्या होता है, दे के साथ क्या आता है, देमसेल्व्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, देमसेल्व्स होना चाहिए था, जो कि नहीं है, होना चाहिए था। तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर आपको ये चार वर्ब कहीं दिखाई देते सेंटेंस में, अवेल हो, इंजॉय हो, प्राइड हो, अब्सेंट हो, तो आपको उनके ठीक बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होते हैं, और इसके बारे में अच्छे से जानना है तो पार्ट 1 में जाके आप वहां से देखें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बता रहा हूं। सो अब जो है कि हम प्रोनाउन के काइंड्स को देखने जा रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, आपने पढ़ा होगा। ये जो है कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। क्लास 7th 8th में जब हम होते हैं तो ये मैक्सिमम हमें बताया जाता है कि प्रोनाउन जो होता है 8 होता है, जब ऊपर आते हैं तो 10 होता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो आप जान लो कि जो प्रोनाउन का काइंड्स होता है वो 11 यानी कि 11 होता है, और इनके 11 का नाम काफी टेढ़ा होता है, काफी कठिन होता है। उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है, और ट्रिक आपको काफी मदद करेगा इनके 11 नाम को याद करने में। तो ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। ट्रिक ऐसे है, डीपर, ठीक है, इसकी कोडिंग है 2 2 2 और लास्ट में 3, यानी कि डी की कोडिंग 2 बार, आई की कोडिंग 2 बार, टी की कोडिंग 2 बार, ई की कोडिंग 2 बार, और आर की कोडिंग 3 बार। यानी कि 2 ऐसे प्रोनाउन होते हैं आपके जो डी से स्टार्ट होते हैं। तो आप याद रखना, डी से स्टार्ट होने वाला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और एक और जो डी से स्टार्ट होता है वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। इन सबके बारे में पढ़ाया जाता है। प्रोनाउन इतना आसान नहीं है एक वीडियो में या 2 वीडियो में कंप्लीट करना, ये कम से कम 7-8 लेक्चर लेने के बाद जो है कि प्रोनाउन ओवरऑल खत्म होता है और अच्छे से खत्म होता है। अब मैं वीडियो बना भी रहा हूँ तो फटाफट तेज बना रहा हूँ आप लोगों को, कि दिक्कत ना हो, ताकि एक ही वीडियो में सारी चीजें आपको मिल जाए।
अब एक में नहीं हो पाया था तो दूसरा बनाया गया और पूरा प्रयास किया गया कि दोनों वीडियो में आपको सारी चीजें दे दी जाए। तो अगर आप देखो तो डी की कोडिंग 2 बार थी, तो एक से डेमोन्स्ट्रेटिव बना और एक से डिस्ट्रीब्यूटिव बना। उसी प्रकार आई की कोडिंग भी 2 बार है, तो आई को हम 2 बार लिख लेते हैं। तो एक आई से हो जाता है इंडिफिनिट प्रोनाउन और एक आई से हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर आप देखो जो होता है 5, 6, उसके लिए हम पी की कोडिंग को भी 2 बार किए हैं, यानी कि पी को भी 2 बार लिख लेंगे। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये 6 काइंड्स हो गए। पी तक खत्म हो गया। अब ई की कोडिंग भी 2 बार है, यानी कि ई को भी हम 2 बार लिख लेते हैं। एक ई से बनता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है, और एक ई से बनता है एम्फैटिक प्रोनाउन। अब आर की कोडिंग आप देख लो, सबसे अलग है 3, यानी कि आर को हम 3 बार लिखेंगे, 9, 10, 11, यानी कि 3 ऐसे प्रोनाउन हैं जो आर से स्टार्ट होते हैं। इसमें पहला आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद आपका आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ाने में काफी टाइम लगेगा और काफी लंबी वीडियो बनेगी। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडिफिनिट और इनमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो गाइस इस पे काम चल रहा है। जैसे ही कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो मैं लाइव आके इन सभी चीजों को है कि डिटेल में पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो अभी तो वीडियो को बस कैसे भी पूरा किया जा रहा है कि हाँ वीडियो में आपको सफिशिएंट जो है कि मटेरियल दे दिया जाए, जिससे कि आपके किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। सो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, बाय।